हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन से ही अपन चर्चा कर रहे हैं खनिजों से संबंधित, और मैंने आप लोगों को खनिजों के बारे में विस्तृत जानकारी पिछले सेशन में ही दे दी है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर नए हैं वो उस सेशन को जाकर बिल्कुल देख लीजिए। और आज अपन फिर से वही खनिजों के वर्गीकरण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक खनिज। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन दूसरे आधार पर खनिजों का वर्गीकरण, और वो है अपना रासायनिक संगठन के आधार पर। यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। कॉपी पेन लेकर आप लोग रेडी हो जाइए और नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर खनिजों के वर्गीकरण की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार का आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखो, सबसे पहले होते हैं तत्व खनिज। पहले कौन होते हैं? तत्व खनिज, जो केवल तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि आपका हीरा, गंधक है, ठीक है, फास्फोरस है। तो ये कुछ खनिज होते हैं, जैसे कि हीरा है, गंधक है। ये खनिज जो होते हैं ना, ये आपके तत्वों के रूप में ही पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें तात्विक खनिज भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, दूसरे होते हैं ऑक्साइड प्रकार के, यानी कि ये ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ऑक्साइड प्रकार के खनिज होते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो आप लोगों को उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखना है इनमें कि किसका उदाहरण क्या है, ठीक है। तो देखिए आप लोग, क्वार्ट्ज ऑक्साइड का उदाहरण होता है कौन? क्वार्ट्ज होता है, हीमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है। ध्यान रखें, ऑक्साइड का उदाहरण होता है क्वार्ट्ज, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये सब इसके उदाहरण होते हैं, इसके ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। आगे बात करते हैं, तो कार्बोनेट कार्बन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? तो नाम ध्यान रखें, कैल्साइट आता है आपका, डोलोमाइट आता है, मैग्नेसाइट आता है, सिडेराइट आता है। ध्यान रखें, कैल्साइट है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है और सिडेराइट है। ये सब आपके कार्बोनेट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करते हैं, अगला आता है आपका फेल्सपार वर्ग। फेल्सपार वर्ग की बात करते हैं तो इस वर्ग को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और एक होता है प्लेयोक्लेज फेल्सपार। दो प्रकार का होता है, ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और प्लेयोक्लेज फेल्सपार। ये दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं। बात करें अपन ऑर्थो के बारे में, तो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है, ये अम्लीय चट्टानों का प्रमुख अंश माना जाता है। यानी कि आपकी जो अम्लीय चट्टानें होती है, उन चट्टानों के अंदर मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ध्यान रखें आप लोग, वो फेल्सपार खनिज होता है। और फेल्सपार में भी कौन सा वाला होगा? ऑर्थोक्लेज फेल्सपार वहां पर पाया जाएगा। आगे बात करते हैं, तो देखो, मृदा में जो पोटेशियम आपको प्राप्त होता है, जो पोटास आपको प्राप्त होता है, वो इसी फेल्सपार के अपक्षय से आपको प्राप्त होता है। तो ध्यान रखें आप लोग कि ये जो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार होता है, इस ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के अपक्षय से ही पोटास का निर्माण होता है, जो मृदा में अपन को या पौधों को प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो देखिए, इसके जल विश्लेषण से, यानी कि ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है, इसके जल अपघटन से, जब इसको जल के उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है, इसका जल अपघटन होता है, तो यहाँ पर क्ले खनिजों का निर्माण होता है। और जब यहाँ पर क्ले खनिज बनते हैं, तो ये क्ले खनिज क्या करते हैं? ये चिकनी मिट्टी के मुख्य अवयव बनने का कार्य करते हैं। यानी ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है, जिस मिट्टी के अंदर पाया जाएगा, वो मिट्टी चिकनी होगी। क्या होगी? चिकनी होगी। और चिकनी का मतलब क्या हुआ? क्यों है वो चिकनी? क्योंकि ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है, इसके अपघटन से जो भी मुख्य अवयव बनते हैं, उनमें क्ले होती है, और क्ले के कारण मिट्टी क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात होगी अपने ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के बारे में। बात करते हैं हम इसके बारे में,
प्लेयोग्लेज फेल्सपार के बारे में। तो देखिए आप लोग प्लेयोग्लेज के बारे में बात करें तो इसमें आते हैं कैल्शियम फेल्सपार आएगा, सोडियम फेल्सपार आएगा और सोडा लाइम फेल्सपार यहाँ पर आता है। 3 फेल्सपार इसके अंतर्गत रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? प्लेयोग्लेज के अंदर कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार और सोडा लाइम फेल्सपार इसके अंतर्गत आता है। तो ये हो गया अपना फेल्सपार वर्ग यहीं पर समाप्त। अब बात करते हैं अपन किसके बारे में? माइका वर्ग के बारे में। और माइका वर्ग के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए इसकी संरचना अति संकीर्ण होती है ना। इसकी संरचना क्या होगी? अति संकीर्ण होगी और यह पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। यानी ये जितने भी तत्व मैंने आप लोगों को बताए हैं इन तत्वों के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। कौन? आपके माइका वर्ग के खनिज। तो ध्यान रखिए आप लोग, ये इसके बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी संरचना अति संकीर्ण होती है। यह पोटेशियम, हाइड्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, लिथियम आदि के हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे? तो देखो, एक तो होता है मस्कोवाइट और एक होता है बायोटाइट। मस्कोवाइट और बायोटाइट ये 2 प्रकार के होते हैं। मस्कोवाइट की बात करते हैं तो इसमें सफेद माइका आता है और सफेद माइका कहते किसे हैं? तो ध्यान रखें, पोटेशियम व एल्यूमिनियम सिलिकेट को अपन सफेद माइका कहते हैं। पोटेशियम व एल्यूमिनियम सिलिकेट को अपन क्या बोलते हैं? सफेद माइका कहते हैं और ये आपका मस्कोवाइट भी कहलाता है। आगे बात करते हैं, दूसरा वर्ग आता है आपका माइका वर्ग के अंदर, तो वो आता है आपका बायोटाइट वर्ग, जिसे काली माइका भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है और इसमें आता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के सिलिकेट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर बात की है कि रासायनिक संगठन के आधार पर आपके खनिज विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें अपन ने तत्वों की बात कर ली है, ऑक्साइडों की बात कर ली है, कार्बोनेट की बात कर ली है, फेल्सपार वर्ग की बात कर ली है और माइका वर्ग की अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सारी विषय वस्तु जो है यहाँ तक वो बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों ने कर ली होगी इस चीज को। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि सर और कौन कौन से लक्षण यहाँ पर देखने को मिलते हैं या और कौन कौन से बात करें अपन खनिज यहाँ पर रासायनिक संगठन के आधार पर देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ के साथ आप लोग इसे नोट जरूर करते रहें क्योंकि आप लोग जो है इसको आगे भी अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नोट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोग इसको नोट करते रहें। ठीक है, कहीं पर भी आपको कोई इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बता दें कि हमें सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे जो है छोटे छोटे पार्ट्स के माध्यम से अपने इस यूनिट को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अपन ने खनिजों के बारे में चर्चा शुरू कर रखी है और इसके प्रकार अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग साथ के साथ कंप्लीट करते रहें। देखते हैं आगे की तरफ। तो अगला वर्ग आता है आपका एपेटाइट वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? एपेटाइट वर्ग आता है। एपेटाइट वर्ग आता है और यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है। ध्यान रखें, यह क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होता है। यह मृदा फास्फेट का स्रोत है। यानी कि मृदा के अंदर फास्फेट जो पाया जाता है उसको उपलब्ध करवाने का मुख्य कार्य कौन करता है? आपका एपेटाइट वर्ग के खनिज करते हैं। तो ध्यान रखें, ये क्रिस्टलीय कैल्शियम फास्फेट होते हैं जो मृदा फास्फेट का मुख्य स्रोत होते हैं और
रासायनिक संगठन के आधार पर लास्ट प्रकार के आपके खनिज आते हैं और वो होते हैं हॉर्नब्लेंड। ध्यान रखें, हॉर्न ब्लेंड इसके अंतर्गत आते हैं। तो हॉर्नब्लेंड वर्ग इसके अंतर्गत आएगा भाई, हॉर्नब्लेंड वर्ग यहाँ पर आते हैं। तो देखो इसके अंतर्गत एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट आएंगे। ध्यान रखें कौन कौन से सिलिकेट आते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। इसके अलावा बात करें अपन तो मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट की अपन यहाँ पर बात करते हैं, आयरन सिलिकेट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर दो प्रकार मैंने आपको और बता दिए हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, और इन दो प्रकारों की अपन बात करते हैं तो इसमें आता है एक तो एपेटाइट वर्ग। एपेटाइट वर्ग के अंदर कैल्शियम फास्फेट को मुख्यतः रखा गया है जो मृदा फास्फेट का मुख्य घटक माना जाता है। इसके अलावा बात करते हैं अपन हॉर्नब्लेंड की। तो देखो हॉर्नब्लेंड जो होता है इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट आएगा, कैल्शियम सिलिकेट आएगा, मैग्नीशियम सिलिकेट आएगा और आयरन का सिलिकेट इसके अंतर्गत आता है। तो ये अपनी बात यहाँ पर हो गई है कि रासायनिक संगठन के आधार पर जो खनिज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये अपन ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। ठीक है, तो यहीं पर अपना खनिजों का वर्गीकरण जो होता है वो आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अपन ने अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली है, मृदा के बारे में विस्तार से जानकारी ले ली है, आपके चट्टानों के बारे में पढ़ लिया है, खनिजों के बारे में पढ़ लिया है। अब अपना अगला टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है चट्टानों का अपक्षय, यानी चट्टानें टूटती कैसे हैं, चट्टानों का विखंडन कैसे होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग है चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों के अपक्षय के बारे में बात करें तो देखो चट्टानें जो होती है इसमें वह क्रिया जिसके फलस्वरूप मृदा पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। देखो क्या होता है कि जो चट्टानें होती है ना, ये चट्टानें जब टूटती है तो इनके अपक्षय के परिणाम स्वरूप मृदा का निर्माण करने वाले पैतृक पदार्थ बनते हैं। वैसे वास्तव में चट्टानों को भी मृदा के लिए पैतृक पदार्थ ही माना जाता है, परंतु इसके विखंडन के परिणाम स्वरूप जो छोटे कण बनते हैं वो मृदा निर्माण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपक्षय का मतलब क्या होता है। तो देखो अपक्षय वह क्रिया होती है, अपक्षय वह क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप होती है जिसके फलस्वरूप मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण, मृदा की पैतृक पदार्थ का निर्माण, मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है। तो मृदा के पैतृक पदार्थ का निर्माण जिस प्रक्रिया के माध्यम से होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे अपन क्या बोलते हैं,
अपक्षय कहते हैं, ठीक है, अपक्षय उसको अपन कहते हैं। अब देखो चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार का होता है और इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करना है, तो ध्यान रखें। चट्टानों का अपक्षय निम्न 3 प्रकार से होता है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं भाई? तो देखिए, पहला होता है भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, ठीक है। दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तो इस प्रकार से मृदा का जो अपक्षय होता है, मृदा के टूटने से चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। और वो 3 प्रकार कौन से होते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा होता है रासायनिक अपक्षय और तीसरा होता है जैविक अपक्षय। तब इनके बारे में एक सामान्य सी जानकारी मैं आपको दूं तो देखो, भौतिक अपक्षय जो होता है इसमें जो भी भौतिक क्रिया है, जैसे तापमान के प्रभाव के कारण, वायु के प्रभाव के कारण, वर्षा के कारण, ठीक है, बर्फबारी के कारण, इन सभी के वजह से यानी भौतिक कारणों की वजह से यदि चट्टानें टूटकर छोटे कणों में बदलती है तो इसे अपन भौतिक या यांत्रिक अपक्षय कहेंगे। दूसरी चीज होती है रासायनिक अपक्षय, यानी रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से चट्टानें टूटकर, जैसे अम्ल के प्रभाव के कारण, क्षार के प्रभाव के कारण जब चट्टानें टूटकर मृदा का निर्माण करती है तो उन्हें अपन रासायनिक अपक्षय कहेंगे। और जब जैविक कारकों की वजह से, जैसे कि कीड़े मकोड़ों की वजह से, कीटों की वजह से, आपके पेड़ पौधों की वजह से, जानवरों की वजह से जब चट्टानें टूटती है तो इसके परिणाम स्वरूप जो अपक्षय हुआ उसे अपन बोलेंगे जैविक अपक्षय कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं ये अपक्षय, इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को से बात यहाँ पर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से ये जो बात होगी ये अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक की चीजें आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.